जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एसे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप 125 मार्क्स के 2 एसेज आपको लिखने होते हैं और जो मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को, उसका डेविएशन भी काफ़ी है। कैंडिडेट्स को 50 से कम भी मार्क्स मिलते हैं और कैंडिडेट्स 150 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। यानी कि मार्क्स का ये गैप जो कई बार बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन और आपकी अच्छी रैंक सिक्योर करने में। इसलिए दोस्तों, ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंस है और ऐसे में मार्क्स लाना एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जनरली होता ये है कि ऐसे को कैंडिडेट्स ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपना पहला ऐसे सीधा मेंस एग्ज़ाम में जाके लिखते हैं और इसका नतीजा होता है दोस्तों कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और देखा जाए तो स्कोर करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो जाती है। क्योंकि ऐसे एक ऐसा पोर्शन है आपके एग्ज़ाम का जहां आप स्मार्टली अगर थोड़ा भी इनपुट देते हैं तो ये आपको रिटर्न काफ़ी देता है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं जो इनपुट आप देते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर्स में और अपने ऑप्शनल पेपर्स में, अगर आप उस इनपुट का 10% भी ऐसे को डिवोट करेंगे तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत ही हैवी डिविडेंड मिलेगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा इम्प्रेसिव और स्कोरिंग ऐसे कैसे लिखा जाता है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है जिन्होंने अभी तक ऐसे के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं दिए हैं। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी ऐसे की इस वीडियो के बाद हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऐसे की ज़रूरत क्यों है। यूपीएससी ऐसे के थ्रू कैंडिडेट्स की किन किन वाइटल क्वालिटीज़ को जज करता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के लास्ट 3 इयर्स के एसेस के टॉपिक, और उसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का ट्रेंड किस तरफ है, क्या इंक्लिनेशन है यूपीएससी का, किस तरह। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे एक अच्छे मार्क्स स्कोरिंग ऐसे के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 4th नंबर हम डिस्कस करेंगे ऐसे का लेआउट कैसे बनाते हैं, उसका स्केलेटन कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऐसे का फॉर्मेट, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होगा। हम ये देखेंगे कि अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन और उसके साथ एक अच्छी ऐसे की बॉडी हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं जिससे कि आप मार्क्स फैच कर सकें। डिस्कस करेंगे कि ऐसे की अच्छी बॉडी लिखने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। 7 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी माइन्यूट पॉइंट्स जो आपको ऐसे लिखते समय याद रखना चाहिए। और उसके बाद हम कुछ रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे जिसको कि पढ़ने से आप एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपके पास नॉलेज बेस रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे की ज़रूरत क्यों है और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको एग्जामिनर ढूंढता है ऐसे के थ्रू। तो ऐसे के माध्यम से एग्जामिनर देखता है कि आपकी अप्रोच कितनी बैलेंस्ड है, आपकी क्रिएटिविटी चेक करता है, ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि अंदर बायसेस हैं या नहीं, आपके थॉट पैटर्न को एग्जामिनर चेक करता है कि आपकी क्लैरिटी कितनी है थॉट्स की, आपके थॉट्स कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, थॉट्स कंस्ट्रक्टिव हैं और रेंज ऑफ थॉट्स क्या है। आप ऐसे लिखें, आप जरूर याद रखें कि ये कुछ वाइटल पॉइंट्स हैं जिन पे एग्जामिनर की नज़र रहेगी और आपको लिखते वक्त याद रखना है। अभी हमारे इस डिस्कशन में ये पॉइंट्स और भी क्लियर होंगे कि कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हाईलाइट होते हैं। करते हैं यूपीएससी के लास्ट 3 इयर्स के एसेस के टॉपिक। आप देख सकते हैं 2017 के पेपर में सेक्शन ए में 4 टॉपिक थे, सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक थे। मैं जल्दी से इनको रीड आउट करता हूँ। सेक्शन ए में था भारत के अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव, राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है। सेक्शन बी में था हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है।
भारत के नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। 2018 के टॉपिक्स थे जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, भारत की सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। सेक्शन बी में था रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेष अधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। दोस्तों 2019 के टॉपिक्स थे। सेक्शन ए सबसे पहले रीड आउट करूँगा। विवेक सत्य को खोज निकालता है। मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जो मानवता को होना चाहिए। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। फोर्थ टॉपिक था स्वीकृति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। सेक्शन बी में था दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपने अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन का कारण है। पक्षतापूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। और लास्ट टॉपिक था दोस्तों कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार सृजन का अवसर। दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स के टॉपिक देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी के मेनली टॉपिक्स 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और दूसरा होता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव या टेंजिबल या रियल टॉपिक्स। इसको समझते हैं। जो रियल टॉपिक्स हैं या जो कॉन्क्रीट टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए। तो टॉपिक वो होते हैं जिनको आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होता है, आपके पास डायरेक्ट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन बेस नहीं होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल 2017 में जैसे हमने देखा उन्होंने टॉपिक दिया था क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है। हैज़ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। दोस्तों ये टॉपिक है नेम का जो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में और आपके जनरल स्टडीज़ में आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसको आप कैटेगराइज करेंगे कॉन्क्रीट टॉपिक में, रियल टॉपिक में या टेंजिबल टॉपिक में, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, आपने किसी ना किसी फॉर्म में इसको पढ़ा है। लेकिन अगर आप देखते हैं 2017 का ही सेक्शन बी का टॉपिक जिसमें था हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये यूजुअली आपके एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। या 2019 में सेक्शन ए का पहला टॉपिक देखें विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रुथ। दोस्तों ये टॉपिक्स यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आते हैं। वो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जिनको डायरेक्टली आपने स्टडी नहीं किया होता है। साल के टॉपिक्स को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूपीएससी का इंक्लिनेशन टेंडेंसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की तरफ ज़्यादा है। और उसका शायद कारण ये है दोस्तों कि जो कॉन्क्रीट टॉपिक्स होते हैं या रियल टॉपिक्स होते हैं इनको ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है, आपने किसी बुक को रेफ़र किया होता है, नोट्स रेफ़र किए होते हैं, किसी टीचर को सुना होता है, तो जनरली आपके थॉट्स किस लेवल तक उसके लिए डेवलप होते हैं। तो नेचुरली जब आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो आप उन थॉट्स को भी रिप्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके थॉट्स नहीं होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वो होते हैं जिनके बारे में आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं होती है, आपने नहीं पढ़ा होता है। इसलिए जब आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें आपका रियल सेल्फ निकल के आता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपकी अप्रोच किस तरह की है, आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, कितने अच्छे से आप थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी ओपिनियन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके जो हिडन बायसेस हैं, ये सारी चीज़ें जब आप एक्चुअल लिखते हैं, ओरिजिनल लिखते हैं, तब ये निकल के आता है। और यही यूपीएससी चाहता है। इसीलिए यूपीएससी का इंक्लिनेशन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है। डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे ऐसे के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे आप एक बिलो एवरेज, एवरेज और
एक्सीलेंट ऐसे में आप कैटेगराइजेशन करेंगे। दोस्तों एक अच्छे ऐसे की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका हॉलमार्क होता है उसकी ओरिजिनलिटी, कितना रियल है, उसका ऑर्गेनाइज्ड मेथोडिकल और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, जो फ्लो है वो कितना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आइडियाज़ के लिए जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं वो कितने क्वालिटी हैं और उनको कितने सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। गुड हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगी तो वो दिक्कत फिर आपको भी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स आपको कम मिलेंगे। एक अच्छा ऐसे नेचुरली वर्ड लिमिट को एडहेयर करता है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा कि वर्ड लिमिट को लेके आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करना चाहिए। आपको जो वर्ड लिमिट दिया है 1000 से 1200, आप उसके पास प्लस माइनस कुछ परसेंटेज में रह सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच ऐसे में दिखना चाहिए और ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जैसा कि आप जानते हैं सालों से इस बात को कि ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऐसे का लेआउट कैसे बनाते हैं। दोस्तों लेआउट से मतलब है कि आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखना शुरू मत करिए, आप उसको पहले कुछ समय ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दीजिए। आप सोचिए कि आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे। सर आप सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो आंसर शीट है उसके पीछे वाले पेज पे जाइए, जो रफ पेज होता है, चाहे तो आप पेंसिल से लिखें और आइडिया जिस तरह से भी आते हैं आने दीजिए, आइडियाज़ का फ्लो होने दीजिए कि आप क्या क्या लिखना चाहते हैं। एक बार जब आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए 10, 12 या 15 पॉइंट्स, उसके बाद आप उन पॉइंट्स को सीक्वेंशली सिस्टमैटिक और मेथोडिकल तरीके से अरेंज करिए। आप उसको लॉजिकली अरेंज करेंगे तो आपको फ्लो दिखने लगेगा, जिसकी बात मैंने अभी की थी कि आपका ऐसे में फ्लो होना चाहिए, आइडियाज़ का सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स को सीक्वेंशली अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डेवलप करते हैं। दोस्तों ये बताना ज़रूरी है कि आप सेक्शन ए से एक टॉपिक और सेक्शन बी से एक टॉपिक जो आपको करना कंपलसरी है, आप ऐसे लिखने के स्टार्टिंग में ही आप दोनों टॉपिक को पिक करके उनका लेआउट बना लें, उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करें। कुछ कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो सेक्शन ए से टॉपिक लेते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं और उसको लिखना शुरू कर देते हैं। जब उसको लिखने के बाद फिर सेक्शन बी पे जाते हैं, वहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं और फिर लिखते हैं। ये अप्रोच ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि आइडियाज़ जनरेट करने के लिए जो कंपोजर चाहिए, जो माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टार्टिंग में होती है, आपके मिड ऑफ द एग्ज़ाम नहीं होती है। तो बेटर है कि आप पहले दोनों टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, दोनों का लेआउट बनाएं, उनको सीक्वेंशियल अरेंज करें और फिर उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करें। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, और अब जो पार्ट आने वाला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऐसे की फॉर्मेटिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है। और एक अच्छी बॉडी, अच्छी ऐसे की बॉडी एक्चुअली में उसका हार्ट एंड सोल होता है, वो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके मार्क्स उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही फाइन और माइन्यूट पॉइंट्स जिनको एग्जामिनर जज करता है और आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स कटते भी हैं उन्हीं की वजह से। और हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस फॉर गुड ऐसे। सारे पॉइंट्स हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट और पर्टेनिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।